बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेक्चर नंबर 23। आज का जो हमारा टॉपिक है एलआईसी अकाउंटिंग, इसके बारे में डिस्कस करना है। इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ था हमारे पास जो ऑपरेटिंग लीज है और कैपिटल लीज है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में एलआईसी अकाउंटिंग को हम जो है डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट वन है हमारे पास यहाँ पे लेजी अकाउंटिंग में पेमेंट्स इन एडवांस। अगर एडवांस में पेमेंट की जाती है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है लेजी और लेज़र के दरमियान, और उसमें जो है स्टार्ट में पेमेंट जो है वो एडवांस में की जाती है, जिसको हम लीज़ पेमेंट कहते हैं। लीज़ पेमेंट अगर एडवांस में हो जाती है, ठीक है, तो फिर उसकी अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, ठीक है, लेज़ी की बुक में और लेज़र की बुक में, दोनों की बुक में जो है उसकी अकाउंटिंग में जो है उसकी ट्रीटमेंट कैसी की जाती है। और सेकंड वन जो है इंसेप्शन, मतलब इनिशियली उसकी जो है ट्रीटमेंट कैसी हुई, और एट द एंड ऑफ दी जो है ईयर उसकी ट्रीटमेंट कैसी हुई। तो फर्स्ट वन देखें, पेमेंट इन एडवांस में। द लीज कंट्रैक्ट डिस्क्राइब फॉर ऑल इनवॉइस पेमेंट दैट ऑकर्स एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। देखें, अगर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड हो या फिर फर्स्ट वन हम जो है अगर साल के एंड में जो है वो पेमेंट हो जाती है, ठीक है, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट कैसे हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है जो है ये हमारे पास इंसेप्शन है, मतलब इनिशियल जो है स्टेज है इसका। उसके बाद ईयर 1 है, ईयर 2 एंड टर्म ऑफ लीज जो है वो गिवन है यहाँ पे। अब जो यहाँ पे ईयर 1 का एंड है वो यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, और ईयर 2 का एंड हमारे पास ये आ रहा है। तो इन दोनों को जो है हम क्या करते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। जो भी अमाउंट होती है उसके हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। इसी तरह अगर देखें हमारे पास मेनी लीज कंट्रैक्ट रिक्वायर्स पेमेंट टू बी मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। अगर जो है एडवांस में मतलब स्टार्ट में ही उसकी पेमेंट हो जाती है, ठीक है, पेमेंट रिसीव हो जाती है, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट कैसे हो जाएगी, उसमें भी यही देखें हम हमारे पास जो है यहाँ पे ये हमारे पास अमाउंट होती है, ठीक है, ईयर 1 की, ठीक है, जो प्रेजेंट अमाउंट हो जाती है, ठीक है। फिर ईयर 2 की जो है इसी तरह आ जाती है, ईयर 3 की आ जाती है। इसमें जो है इसकी भी है प्रेजेंट वैल्यू और इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू दिखी जाती है। लेकिन जो एडवांस में पेमेंट की जाती है, ठीक है, उसकी अमाउंट तो एडवांस में रिसीव हो जाती है, प्रेजेंट वैल्यू उसकी वही ही रहती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास 1 साल बाद जिसकी पेमेंट होती है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फिर उसको जो है इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, कि इफ़ लेजी कॉरपोरेशंस लीज हैड दिस फॉर्म द लेजर वुड रिक्वायर अ स्मॉलर पेमेंट ईच पीरियड। अब जो लेज़र है जिसके पास मतलब जिसकी ऑनरशिप है एसेट की, ठीक है, वो देखें वो कैसे जो है अपनी जो है वैल्यू कैसे निकालेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारे पास है $300,000 है, इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ है मिनिमम लीज मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है उसकी, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर इन इन्वेंटरी इन एडवांस फॉर 5 ईयर्स एंड 10%, ये आपके पास से गिवन होगा, ठीक है। मतलब जब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट निकालते हैं तो हम कहेंगे मिनिमम लीज पेमेंट जो लीज पेमेंट की होती है मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन इन्वेंटरी इन एडवांस फॉर 5 ईयर एट 10%। ये मतलब 10% या 15% या 5% ये इसकी वैल्यू गिवन होगी, इसका जो है रेट गिवन होगा यहाँ पे आपके पास। अब जैसे कि हमारे पास जो प्रीवियस अपेंडिक्स में जिसके टेबल में हमने डिस्कस किया होता उसी के वैल्यू निकाल के वो वहाँ पे हम जो यहाँ पे पुट करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है 300 जो है डॉलर है, अब $300,000 है। अब मिनिमम लीज पेमेंट जो की गई थी पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया हुआ है उसकी वैल्यू हमारे पास $71,945 आ रही थी, ठीक है, और उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है, और जो जिसका हमने फैक्टर लगाया था 10%, तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू आई थी। अब ये जो है हम कैसे फाइंड करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट हम फाइंड करते हैं। और दूसरी बात हमने डिस्कस की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफेक्ट्स क्या होते हैं। हमने देखा था कि हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग लीज एक्सपेंस और कैपिटल लीज एक्सपेंस होते हैं। इसको हम इस ग्राफ के ज़रिए से जो है समझते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वर्टिकल में हमारे पास इनवल लीज एक्सपेंसेस गिवन है, ठीक है, जो कि है 65,000, 70,000,
75,000 पर 80,000, 85,000, 90,000 एंड 95,000। यह हमारे पास एनुअल लीज एक्सपेंसेस है गिवन है, जो कि डॉलर में जिसकी वैल्यू है, जिसके डॉलर में गिवन है। और इसी तरह हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल में हमारे पास जो है ईयर्स गिवन है, जो है 2014 से लेकर हमारे पास 2018 तक है, ठीक है। अब जो एनुअल लीज एक्सपेंस है, ठीक है, हमारे पास 2014 में वो है 80,000, ठीक है, और 2015 में भी सेम है, ठीक है। ये जो ऑपरेटिंग लीज एक्सपेंस है ये 4-5 साल में जो है क्या है, 5 ईयर्स में ये कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे कि हमने ऑपरेटिंग लीज एक्सपेंस की बात भी की थी, ठीक है, कि ये कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और जो कैपिटल लीज एक्सपेंस है, ठीक है, ये डिक्रीज होता जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें डिप्रिसिएशन भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इंटरेस्ट प्लस डिप्रिसिएशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें ऑपरेटिंग लीज एक्सपेंसेस जो है उसकी जो है लाइन देखें, जो ब्लैक लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, जो कि ये शो करता है कि ये जो ऑपरेटिंग लीज एक्सपेंस है ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू, और इसमें रेंटल पेमेंट वगैरह भी इसमें देखे आ जाती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैपिटल लीज एक्सपेंस की, ठीक है, कैपिटल लीज एक्सपेंस के देखिए जो है 2014 में इसकी वैल्यू है 90,000, फिर 2015 में इसकी वैल्यू आ गई, कम हो गई, ठीक है, 80,000, ठीक है। 2016 में जो है इसकी वैल्यू जो है 82,000, ठीक है, और इसी तरह फिर 74-73,000 से आके फिर यहाँ पे 66-67,000 जिसकी वैल्यू आ रही है कैपिटल लीज एक्सपेंस की, ठीक है। तो ये है कि जब हमारे पास ऑपरेटिंग लीज एक्सपेंसेस होते हैं उसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, और कैपिटल लीज एक्सपेंस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाती है। डिक्रीज़ इस वजह से होती है क्योंकि उसमें डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसके एक्सपेंसेस भी इसमें होते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास जो है लेजी अकाउंटिंग में लेजी डिस्क्लोजर होल फूड मार्केट इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पे हमारे पास जो है एक हमारे पास होल फूड मार्केट इनकॉर्पोरेशन लीज डिस्क्लोजर, ये हमारे पास एक गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन है, उसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए हमारे पास एक्सर्ट फ्रॉम लीज डिस्क्लोजर सितंबर 30, 2012। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास रेंटल एक्सपेंस चार्ज टू ऑपरेशंस अंडर ऑपरेटिंग लीज फॉर फिस्कल ईयर 2012 एंड 2011 एंड 2010 टोटल अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू हमारे पास मिलियन में गिवन है, $3,534 मिलियन है, ठीक है। और जो कि हमारे पास 2012 के लिए है 3,200 पॉइंट में है 353.4, 321.6 एंड 303 जो है $5 मिलियन में गिवन है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 2012, 2011 एंड 2010 की वैल्यू हमारे पास गिवन है। एंड मिनिमम रेंटल कमिटमेंट एंड सब लीज रेंटल इनकम रिक्वायर्ड बाय ऑल नॉन कैंसिलेबल लीज आर अप्रोक्सीमेटली एज फॉलो, ठीक है, जो कि 1000 में हमारे पास गिवन है, इसकी वैल्यू में बताई गई है। अब अगर हम देखें हमारे पास कैपिटल लीज और ऑपरेटिंग लीज दोनों की वैल्यू गिवन है यहाँ पे हमारे पास। फिस्कल ईयर 2013 में देखिए हमारे पास कैपिटल की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और इसी तरह ऑपरेटिंग जो है एक्सपेंस इसकी वैल्यू भी गिवन है हमारे पास। जो कैपिटल की है ये जो है हमारे पास कम है, ठीक है, इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू हमारे पास ऑपरेटिंग में यहाँ पे ज़्यादा है। इसी तरह हमारे पास 2014, 2015, 2016 एंड 2016 या फ्यूचर फिस्कल ईयर उसकी वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो यहाँ पे देखते हैं कि उसमें से लेस करते हैं, ठीक है, अमाउंट्स रिप्रेजेंटिंग इंटरेस्ट के अमाउंट को हम उसे माइनस करते हैं, किस में से, कैपिटल में से माइनस करते हैं, ठीक है, और ऑपरेटिंग में से हम वो माइनस नहीं करते। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन, जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है, ठीक है, उसकी, उसमें से हम करंट इंस्टॉलमेंट जो है वो माइनस करते हैं, ठीक है। करंट इंस्टॉलमेंट को माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है इसकी लॉन्ग टर्म कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन दिस करंट इंस्टॉलमेंट, जिसकी वैल्यू 23,110 है। अब यहाँ पे नोट क्या माना है हमारे पास, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मिनिमम ऑब्लिगेशन फॉर कैपिटल लीज शोन अबव आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट्स डिटरमाइन इन द इंसेप्शन ऑफ द लीज, मतलब जो कि 10% जो है हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू आर अपॉन एक्विजिशन ऑफ द ओरिजिनल लीज, उसके बेस पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं।
अब इसी को यहाँ पे दोबारा जो है लीज को देखा, हमने लीज को देखा कि लीज की 2 टाइप्स है यहाँ पे हमारे पास, कैपिटल लीज और ऑपरेटिंग लीज है, ठीक है। अब जो कैपिटल लीज है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है सेल्स टाइप्स एंड डायरेक्ट फाइनेंसिंग में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल लीज में जो है और ऑपरेटिंग लीज में, इसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द लेजर परस्पेक्टिव अ कैपिटल लीज मस्ट बोथ, कौन से होनी चाहिए कैपिटल लीज, कौन कौन से होते हैं, ट्रांसफर प्रॉपर्टी राइट, जिसको हमने पहले जो है डिस्कस किया था कि कैपिटल लीज वो होता है कि जिसमें जो है राइट्स ट्रांसफर किए जाते हैं, लेजर से लेजी के पास राइट चले जाते हैं। इन द लीज एसेट टू द लेजी, ठीक है, जो लीज एसेट है वो लेजी के पास जाते हैं। एंड अलाउ रीजनेबली एक्यूरेट एस्टीमेट रिगार्डिंग द अमाउंट एंड कलेक्टिबिलिटी ऑफ द एवेंचुअल नेट कैश फ्लो टू द लेजर, ठीक है, जो मतलब जितनी भी अमाउंट जो है जिस पे एग्रीमेंट हुई होती है वो लेजर को मिल जाती है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट जो है लेजी को उसका राइट मिल जाता है। अब बात करते हैं व्हेन बोथ कंडीशन आर नॉट सिमल्टेनियसली मेट, ठीक है, द लीज मस्ट बी ट्रीटेड एज एन ऑपरेटिंग लीज। अगर ये दोनों जो ऊपर जो हमने बात की है ये दोनों अगर नहीं जो है मेट करती, ठीक है, तो फिर वो ऑपरेटिंग लीज जो है उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर टर्म्स ऑफ बैंकरप्ट्स, तो उसमें क्या होता है कैपिटल लीज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीज, क्योंकि हमने देखा था कि कैपिटल लीज और ऑपरेटिंग लीज की जो है एट द एंड जो है दोनों की वैल्यू जो है सेम आ जाती है, ठीक है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में इसको न्यूमेरिकल से देखा था कि दोनों की वैल्यू जो है, ठीक है, वो एट द इंसेप्शन में और एट द एंड ऑफ द ईयर दोनों की वैल्यू क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास डिसीजन ट्री है, ठीक है। डज द लीज डू बोथ ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कौन कौन से, ट्रांसफर प्रॉपर्टी राइट्स टू द लेजी, क्या लेजी को जो है वो प्रॉपर्टी जो राइट्स है वो ट्रांसफर कर दी गई है। अलाउ रीजनेबली एक्यूरेट एस्टीमेट ऑफ लीज, नेट कैश फ्लो एंड देयर कलेक्टिबिलिटी। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 बातें आ जाती है, अगर ये दोनों जो है दोनों पॉइंट जो मीट कर जाते हैं, ठीक है, येस है, तो फिर उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं मजीद, ठीक है। अगर नो है तो हमारे पास जो है क्या आ जाता है, द लीज इज अकाउंटेड फॉर एज एन ऑपरेटिंग लीज। अगर नो है तो फिर तो ऑपरेटिंग लीज है, अगर येस है तो फिर हमारे पास 2 आ जाती है, ठीक है। कौन कौन सी, इफ द लीजर इज एदर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द लीज्ड एसेट और अ डीलर होल हु सेल्स द एसेट, या तो वो क्या होता है वो मैन्युफैक्चरर होता है या वो क्या करता है उस एसेट को सेल करता है, या फिर दूसरी तरफ क्या होता है, इफ द लीजर इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लेजर की, ठीक है, दैट इज इट डज नॉट अर्न एदर अ मैन्युफैक्चरिंग और रीसेल प्रॉफिट, जिससे वो मैन्युफैक्चरिंग या रीसेल प्रॉफिट नहीं कमा रहा, ठीक है। तो 2 तरह की हो गई, या तो हमारे पास जो है लेजर मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, या वो क्या करता है एसेट को डील करता है, ठीक है, उसको सेल करता है, या फिर क्या है ये दोनों चीज़ें नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसमें ना डीलिंग होती है ना मैन्युफैक्चरिंग होती है। अच्छा, जिसमें हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग और डीलिंग होती है, द लीज इज अकाउंटेड फॉर इज अ सेल्स टाइप लीज, तो उसको हम क्या कहते हैं सेल टाइप लीज। और जिसमें हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं और जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती और ना ही सेल्स किए जाते हैं, ठीक है, अपने, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि वो जो लीज है वो डायरेक्ट फाइनेंसिंग लीज है। अब हमारे पास जो सेल्स टाइप लीज है वो कौन कौन से हैं, एसेट रिमूव फ्रॉम बुक्स, ठीक है, उसमें जो हमारे पास सेल टाइप लीज में जो है हमारे पास जो एसेट्स है उसको जब सेल किए जाते हैं तो हम उसको रिमूव कर देते हैं, उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, ठीक है। 2 प्रॉफिट स्ट्रीम कौन कौन से होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, डीलर्स प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट ओवर टाइम। यहाँ पे एसेट तो रिमूव किया जाता है लेकिन यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट ओनली होती है, ठीक है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डीलिंग की प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होती। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं जब हम अगर ये दोनों पॉइंट मीट नहीं करते, नो है, तो लीज इज अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग लीज, तो फिर क्या होता है एसेट रिमेन्स ऑन बुक, तो इसमें जो है ऑपरेटिंग लीज में जो है वो एसेट जो है वो बुक में ही रहता है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे ये है ऑपरेटिंग लीज में कि यहाँ पे राइट ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात रेंटल इनकम ओवर टाइम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है रेंट सिर्फ आ जाता है, लीज नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है राइट जो है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होता। अब लेजर अकाउंटिंग में हम जो है कैपिटल लीज की ट्रीटमेंट देखते हैं। टाइप आई कैरेक्टराइज्ड एटलीस्ट 1 ऑफ दीज इज मेट, ठीक है, और जो है बोथ ऑफ दीज आर मेट, जो है टाइप 1 है और टाइप 2 करेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ओनरशिप इज ट्रांसफर टू लीजी बाय एंड ऑफ लीज टाइम। अगर ओनरशिप जो है, ठीक है, वो लीज
लेजी को जो है उसके पास ट्रांसफ़र की जाती है। एक तो ये है इसकी। सेकेंड वन क्या है, लीज कंटेन्स अ बारगेन परचेज ऑप्शन, जिसको हमने डिस्कस किया था, या फिर उसकी जो एस्टिमेटेड इकनॉमिक लाइफ है वो 75% है, या जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसकी 90% से इंक्रीज कर जाती है। तो हम कहते हैं क्या है, हमारे पास ये अगर ये 4 ऑप्शन होते हैं तो फिर, और सेकेंड वन में जिसकी हमने बात की, कलेक्टिवली ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इज रीजनेबली अश्योर्ड, लीज पेमेंट है वो अश्योर की जाए, या फिर अनसर्टेनिटीज हो उसमें। कौन सी, देयर आर नो इम्पॉर्टेंट अनसर्टेनिटीज सराउंडिंग द अमाउंट और अनरिम्बर्सेबल कॉस्ट ये टू बी इनकर्ड बाय द लेजी अंडर। अच्छा, तो अगर ये दोनों हमारे पास, तो हम कहते हैं रिमेंबर रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन बोथ कंडीशन एग्जिस्ट। कौन कौन सी है, क्रिटिकल इवेंट हैज टेकन प्लेस, द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अर्न इज मेजरेबल। ठीक है, तो ये तो हमने पिछले लेक्चर तो जो थे हमारे उसमें डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंडेड डिसीजन ट्री है, ठीक है, जिसको हमने पिछले देखा। ठीक है, अब यहाँ पे है जो हम यहाँ पे देखते हैं, अब इसको जो है मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ। Does the lazy met at least one of the type 1 characteristic and both of the type 2 characteristic? अगर yes है, if the laser है, ठीक है, अगर no है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग लीज है, yes है तो फाइनेंस उसी तरह कैपिटल लीज है। तो उसी तरह देखें, if the manufacturing of the leased asset are dealer who sells the assets, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हम सेल टाइप लीज है। ठीक है, अगर वो अकाउंटेड फॉर है, ठीक है, लीज इज अकाउंटेड फॉर इज डायरेक्टेड लीज है, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अगर, जिसको हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया। मज़ीद इसको जो है उसी तरह है, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन एट द एंड यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट की बात आ जाती है। ठीक है, जिसको हम मज़ीद आगे हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसमें डिस्कस करेंगे।